बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारे काइनेटिक गैस इक्वेशन, या हम कहते हैं इसे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। या टॉपिक पेपर में कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ आता है, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर। हमें बेसिकली आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर जो है हमें इस इक्वेशन की डेरिवेशन को समझना है, किस तरीके से हम प्रेशर को ड्राइव करते हैं। याद रहे, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, हम आइडियल गैस के प्रेशर की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हम रियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब जब हम बात करते हैं आइडियल गैस के हवाले से, तो आइडियल गैस का मतलब हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था। आइडियल गैस एक ऐसी गैस को कहा जाता है जो हर टेम्परेचर पर और हर प्रेशर पर जो है गैस लॉस को ओबे करती है। हम उसे आइडियल गैस कहते हैं, यानी बॉयल्स लॉ को भी ओबे करती है, जो कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप है। चार्ल्स लॉ को भी ओबे करती है, एवोगाड्रोस लॉ को भी ओबे करती है। जो हर तरह के लॉ को ओबे करती है, गैस लॉ को, हर टेम्परेचर पर, हर प्रेशर पर, हम उसी को कहते हैं आइडियल गैस। तो ये तो हो गई आइडियल गैस के बारे में। अब आइडियल गैस के हमें प्रेशर को डिटरमिन करना है, तो सबसे पहले तो प्रेशर को समझते हैं। प्रेशर है क्या चीज़? जब हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर का मतलब बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर जब भी हम गैस कंसीडर करते हैं, तो गैस के पास मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो हैं कोलाइड करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास एक वेसल मौजूद है, एक बर्तन मौजूद है, जिसके अंदर आइडियल गैस को हमने फिल्ड करके रख दिया है, इसमें आइडियल गैस को हमने भरा हुआ है और इसके अंदर आइडियल गैस के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है मूव कर रहे होते हैं। ऐसा काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जब हम बात करते हैं तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हर डायमेंशन के अंदर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल टकराना शुरू करते हैं। किसके साथ टकराते हैं? दीवारों के साथ। इस दीवार से टकराएंगे, इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, दीवारों से टकराएंगे, मतलब कोलिजन करते हैं वो। और ये जो कोलिजन परफॉर्म करते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो टकराते वक्त जो कोलिजन करते हैं वो, तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। और इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है मोमेंटम में कोई चेंजेस ना आए और ना ही चेंज काइनेटिक एनर्जी में आए, यानी जिसके अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है, हम उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यानी मतलब कहने का ये हुआ कि मॉलिक्यूल टकराते हैं फेसिस के साथ, दीवारों के साथ टकराते हैं मॉलिक्यूल, और जब टकराते तो टकराने पर फोर्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल आया, इस दीवार से टकरा गया, टकराने का मतलब उसने फोर्स लगाई दीवार पर, तो इसका मतलब ये हो गया कोलिजन के नतीजे में बेसिकली उसने फोर्स ही अप्लाई किए। और जब हम इस फोर्स को इस पूरी वॉल के एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर दरअसल क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है मॉलिक्यूल की तरफ से लगाई जाने वाली फोर्स। किस पर? मॉलिक्यूल्स पर नहीं, बल्कि दीवारों पर, कंटेनर की वॉल पर। अगर हम उस फोर्स को डिवाइड कर दें एरिया के साथ, जिस दीवार से टकराया है वो उसके एरिया से डिवाइड कर दें, तो आपको प्रेशर का पता लग जाएगा। यानी अगर मुझे प्रेशर पता करना आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो मैं कैसे पता करूंगा? तो पता करने का तरीका ये होता है कि आप आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की फोर्स को देखें और उसको एरिया से डिवाइड कर दें। इस तरह से हम प्रेशर का पता लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर क्यों होता है गैस का, तो इसकी वजह ये हो गई कि प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन। टकराएंगे मॉलिक्यूल तो दीवार के साथ, तो प्रेशर जो है बिल्टअप हो जाएगा अंदर। तो हम यह बात करें इस इक्वेशन के हवाले से, हमें प्रेशर की फॉर्मूला तो हमने बना लिया फॉर्मूला, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन हमें डेरिवेशन तो ये करनी है कि प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर, हमें डेरिवेशन तो ये करनी है। अब हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं इस बात को। जैसे कि हमने लिखा है कि F का मतलब है वो फोर्स जो कौन अप्लाई कर रहे हैं? गैस के मॉलिक्यूल। किस पर अप्लाई कर रहे हैं? दीवार पर। जबकि A का मतलब हो गया सरफेस, जबकि A का मतलब हो गया यहाँ पर सरफेस, जितना भी यहाँ पर सरफेस है उसका, ये उसका एरिया होगा। तो A का मतलब हो गया सरफेस एरिया ऑफ फेस। अब हम यहाँ पर जैसे हमने कहा कि हम कंसिडर कर चुके हैं आइडियल गैस, और वो आइडियल गैस कहाँ पर इनक्लोज्ड है? वो क्यूबिकल वेसल में इनक्लोज्ड है। तो क्यूबिकल वेसल, ये आपको एक वेसल नजर आ रहा है जिसके अंदर हमने आइडियल गैस को रखा हुआ है। और क्यूबिकल इसलिए कह रहे हैं हम इसे क्योंकि तमाम साइड सेम होंगी, मतलब जो लेंथ यहाँ की है वही लेंथ यहाँ की है और वही लेंथ यहाँ की भी होगी। मतलब ऐसा वेसल जिसकी डायमेंशन हर जगह से सेम हो, जिसकी लंबाई हर जगह से सेम हो। अगर आप कहीं भी डायमेंशन मेजर करेंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। हम क्यूबिकल वेसल कहते हैं उसे। अब इस क्यूबिकल वेसल में है क्या? तो इस क्यूबिकल वेसल के अंदर जैसे कि लिखा हुआ आइडियल गैस मौजूद है। तो इस क्यूबिकल वेसल के अंदर आइडियल गैस अगर मौजूद है
तो वो आइडियल गैस के अंदर जाहिर सी बात है गैस जो मुश्तमिल होती है काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ बहुत सारे मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होती है। अब इसके अंदर गैस के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं हमें उसके बारे में तो नहीं पता, हो सकता है उसके अंदर जो 50 लाख मॉलिक्यूल 50,000 मॉलिक्यूल, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है अभी। हम क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जनरल बात करते हैं हम यहाँ पर। तो एक आइडियल गैस के पास कितने मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर कितनी गैस मौजूद है, तो हमने फर्ज कर लिया यहाँ पर कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है इस वेसल के अंदर वो कितनी होगी, वो n के बराबर हमने मान लिया। जबकि हम जानते हैं गैस का मास होता है और वो मास गैस के मॉलिक्यूल की वजह से होता है, तो हर गैस के मॉलिक्यूल का मास होता है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका अपना अपना मास होगा। याद रहे थ्योरी के मुताबिक अगर गैस सेम है, मतलब अगर हमारे पास के अंदर कोई सेम गैस फील्ड है, लेट्स से हमारे पास ऑक्सीजन गैस के अंदर फील्ड है, तो ऑक्सीजन के हर मॉलिक्यूल का मास सेम होगा। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन के हर मॉलिक्यूल का मास सेम होगा, मतलब गैस के हर मॉलिक्यूल का मास एक जैसा होता है। हम यहाँ पर m कह रहे हैं, m का मतलब है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास m के बराबर, एक मॉलिक्यूल का मास m के बराबर। जबकि मॉलिक्यूल्स की जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स तो मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो रैंडमली मूव करने का मतलब ये होता है कि वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर सकता है, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर सकता है और अलोंग जेड एक्सिस भी। हम इसे रैंडमली मूव करना कहते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकता है वो, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करता है मॉलिक्यूल, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई हो, चाहे वो जेड हो, अलोंग स्ट्रेट लाइन ही जाएगा वो। तो यहाँ पर वो रैंडमली मूव कर रहा है हर डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर v का मतलब तो हो गया स्पीड, हर मॉलिक्यूल की स्पीड मुख्तलिफ होगी, हो सकता है किसी मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा हो, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड कम हो, तो मुख्तलिफ स्पीड है। जबकि l का मतलब बात हो गई, l का मतलब है लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड की जो आप मेजर करेंगे लेंथ वो l के बराबर हमने मान ली, हर साइड की जो लेंथ है वो l के बराबर है। अब हम जानते हैं जैसे कि मॉलिक्यूल्स जो 3 डायमेंशन में मूव करता है, तो जब कोई चीज़ 3 डायमेंशंस के अंदर जाती है तो वेक्टर के अकॉर्डिंग हमें उसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके 3 कंपोनेंट बनाते हैं हम। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ होता है, एक कंपोनेंट वाई और तीसरा कंपोनेंट जेड एक्सिस की तरफ होता है। हमने भी यही किया, हमने वेलोसिटी v को रिजॉल्व कर दिया 3 कंपोनेंट में। आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट vx, vy सेकंड और vz थर्ड कंपोनेंट है, जबकि यहाँ पर i, j और k भी लिखा हुआ है, जिन्हें हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। i कैप का मतलब यह है कि डायरेक्शन इज अलोंग x एक्सिस, j कैप का मतलब डायरेक्शन इज अलोंग y एक्सिस और k का मतलब डायरेक्शन इज अलोंग z एक्सिस। जबकि अगर हमें मैग्नीट्यूड पता करना तो वेक्टर के हवाले से, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने डिस्कस किया होगा कि वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स के हवाले से जब उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है हर कंपोनेंट पे स्क्वायर लगता है और साथ में रूट भी लगता है, लेकिन रूट यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिए। तो ये तो हो गया वेलोसिटी वेक्टर और ये उसका हो गया मैग्नीट्यूड। याद रहे डेरिवेशन का पर्पस क्या है, टू डिटरमिन द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। हम यहाँ पर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर डिटरमिन करना चाह रहे हैं और प्रेशर डिटरमिन करने के लिए हमने इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पर। अब उस इक्वेशन के थ्रू हमने अपनी आसानी के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं ओनली वन मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल तो बहुत सारे इस कंटेनर के अंदर, लेकिन इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए, आसानी के लिए अपनी, हम सिंगल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंगल मॉलिक्यूल के बाद हम तमाम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करें एक सिंगल मॉलिक्यूल की, और वो सिंगल मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। वो सिंगल मॉलिक्यूल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, याद रहे वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, अलोंग वाई भी जा सकता है, अलोंग जेड भी जा सकता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर मैं प्रेशर फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मुझे फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी, और फोर्स फाइंड करने के लिए, फोर्स को मालूम करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि फोर्स इक्वल होता है, वैसे तो ma भी है, वैसे तो ma के इक्वल है, लेकिन इसके अलावा फोर्स की डेफिनेशन ये भी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन के,
फोर्स डिटरमिन करने के दो ऑप्शन है, m1 से भी आप डिटरमिन कर सकते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस डेरिवेशन के अगर मैं फोर्स डिटरमिन करूंगा तो फोर्स को डिटरमिन करने के लिए मैं अभी फिलहाल सेकंड फॉर्मूले की बात करने वाला हूँ। मतलब मैं मोमेंटम का चेंज पता करूंगा, टाइम को कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद दोनों को डिवाइड करके फोर्स डिटरमिन कर लूंगा। तो यहाँ पर फोर्स को मालूम करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो अब हम मोमेंटम की बात करते हैं, यानी फोर्स को मालूम करने के लिए हमने कहा कि अगर मैं फोर्स हम मालूम करना चाह रहे हैं तो फोर्स को मालूम करने के लिए हमें मालूम करना पड़ेगा मोमेंटम का चेंज। तो मोमेंटम का चेंज कैसे मालूम करें, याद रहे, जहन में हमें रखनी है अब ये बात कि फोर्स को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, मोमेंटम का चेंज और टाइम अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें फोर्स का पता लग जाएगा। तो अभी हम मोमेंटम फाइंड करने जा रहे हैं। अब मोमेंटम कैसे फाइंड किया जाता है, मोमेंटम का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, कंटेनर तो अपनी जगह पर रखा हुआ है, कंटेनर तो मूव नहीं करेगा, तो फिर कौन मूव कर रहा है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। जब भी तो प्रेशर यहाँ पर हो रहा है, अगर प्रेशर हो रहा है तो उसका मतलब मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने का मतलब मोशन है, तो वो मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया मुझे मोमेंटम किसका कैलकुलेट करना है, मुझे मोमेंटम मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करना है। अब मोमेंटम का चेंज आ रहा है यहाँ पर, तो मोमेंटम का चेंज का मतलब ये होगा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा, मतलब एक बार मॉलिक्यूल जब जाएगा तो इस जगह पर टकराएगा और टकराने के बाद फिर वो वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये टकराना और टकराने के बाद वापस आना, ये बेसिकली मोमेंटम का चेंज होगा, यानी मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करेगा दीवार पर। अब मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की बात करनी होती है। तो मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है P = mv। P = mv। हम किसका मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका जवाब है मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं मॉलिक्यूल का। किस मॉलिक्यूल का, सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें जो कि मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, vx स्पीड से मूव कर रहा है। v का मतलब स्पीड है और x का मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर मैं मोमेंटम फाइंड करूँगा तो मुझे मॉलिक्यूल के मास को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो बार मोमेंटम मुझे निकालना पड़ेगा। दो बार कैसे, एक बार मोमेंटम जब मॉलिक्यूल जो है राइट साइड पे जाएगा और टकरा जाएगा, और टकराने के बाद फिर वो वापस आएगा, तो ये दो मोमेंटम होंगे, एक मोमेंटम बिफोर कोलिजन और एक मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अभी मैं पहले फाइंड करने जा रहा हूँ इनिशियल मोमेंटम विच इज़ बिफोर कोलिजन, उसके बाद मैं फाइंड करूँगा आफ्टर कोलिजन के आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो हम बात करते हैं अभी मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले के मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। P = mv, m का मतलब मास है और v का मतलब स्पीड। हम कौन सी स्पीड की बात करें, तो इसका जवाब है हम बात करें vx की, तो इसलिए मैं mvx लिख देता हूँ। ये तो हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब हम बात करते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी दीवार से टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम। यानी ये मॉलिक्यूल अगर आ रहा है तो ये मॉलिक्यूल टकराएगा, टकरा के वापस आ जाएगा। तो जब ये टकरा के वापस आएगा तो क्या इसका मास चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर है मास बिल्कुल चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूल का मास कांस्टेंट रहेगा। क्या स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड भी चेंज नहीं होगी। इसकी वजह क्या है, हम कह रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम भी सेम रहता है और एनर्जी भी सेम रहती है। इंशाल्लाह यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर।